Now this World War I came with a heavy cost. Around 9 million people died. Okay, 9 million means in 1 million we have how many lakhs? 10 lakhs. Okay, so 9 million, which means 90 lakhs people died, and all these people were young people, right? Britishers have taken lot of young people from all over the world to fight the war, right? And of course, to fight the war, they will be choosing young people only. So 90 lakhs people died and 20 million people, which means 200 lakhs were injured. Okay, now these people, when they went to fight the war, many people got injured, and those who came back, their jobs were already taken over by women because they left the job and they went to fight the war. तो ब्रिटिशर्स ने इतने सोल्जर्स कैसे इकट्ठे किए? कोई सारे ट्रेन तो नहीं थे. दोज पीपल हु वर वर्किंग इन दी सर्विस सेक्टर, उनको वहां से उठा के क्या आर्मी में भर्ती कर दिया, राइट? तो जब वो लोग वापस आए तो उनके जॉब्स तो ऑलरेडी जा चुके थे. एंड दोज हु केम इंजर्ड, जैसे किसी के दोनों लेग्स खत्म हो गए, किसी के आईज चली गई, किसी के आर्म्स वर इंजर्ड, सो दे वुड नॉट वर्क. सो इससे क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया. अब वॉर के टाइम पर क्या हो रहा था? ड्यूरिंग दी वॉर इंडस्ट्रीज वर रीस्ट्रक्चर्ड टू प्रोड्यूस वॉर रिलेटेड गुड्स. तो इससे क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, है ना? क्योंकि जब चल रहा है वॉर तो इंडस्ट्रीज को क्या किया? रीस्ट्रक्चर किया कि भाई जितने भी वॉर रिलेटेड चीज़ें हैं उन सबको क्या करो, खूब उनका प्रोडक्शन करो. सो इससे एम्प्लॉयमेंट हाई हुआ, लोगों के पास मनी भी आने लग गया, है ना? ओके, लेकिन व्हेन द वॉर गॉट एंडेड, देन ब्रिटेन का तो सारा खजाना खाली हो गया था. वॉर, क्योंकि वॉर कम्स विद हाई कैजुअलिटीज, इतनी कैजुअलिटीज हो गई, इतना पैसा सारा खर्च हो गया. सो ब्रिटेन लॉस्ट ऑल इट्स मनी. सो ब्रिटेन बोरोड लार्ज सम्स ऑफ मनी फ्रॉम द यूएस बैंक्स एज वेल एज द यूएस पब्लिक. तो ब्रिटेन ने फिर यूएस से काफी सारा क्या किया? लोन लिया, बैंक से भी और वहां के लोगों से भी, है ना, जो फाइनेंस करते थे. विच ट्रांसफॉर्म द यूएस. इससे यूएस कैसे को क्या फायदा हुआ? It transformed the United States from being an international debt to an international creditor. Now United States has become an international creditor because US was giving loans to not only Britain but to many other people. जैसे we have seen in the chapter Nazism also that US has given loan to Germany also, right? So अब United States, which used to be a colony of Britain earlier, it has now become an international creditor. Okay. So the war transformed the US from being an international creditor. Now the post-war era, how the economy and everything was, recovered. So after the war, Britain found it difficult to recapture its earlier position of dominance in the Indian market and to compete with Japan internationally. Now, अब ब्रिटेन जब वर्ल्ड वॉर वन में बिजी था, वी हैव सीन इट इन द प्रीवियस चैप्टर ऑल्सो, जब ब्रिटेन वॉज बिजी फाइटिंग द वर्ल्ड वॉर, इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ इंडिया टुक एडवांटेज ऑफ इट एंड दे मेड ह्यूज प्रॉफिट्स, राइट? तो ब्रिटेन के लिए इट वॉज डिफिकल्ट टू रिकैप्चर द प्रीवियस पोजिशन. एंड ब्रिटेन हैड अ ह्यूज डेट बोरोड फ्रॉम यूएस. लोन भी बहुत सारा ले लिया यूएस से. अब जो वॉर के बाद जो लोग वॉर लड़के आए हैं, तो क्या हुआ है? उससे अनएम्प्लॉयमेंट भी हो गया है, बिकॉज दोज पीपल हु केम बैक, they lost their jobs, women took over their jobs and some people got injured also. So इससे क्या हुआ? Unemployment हो गया and many industries were closed, right, because of war. Agricultural economics were also in crisis. How? See, the war led to an economic boom, that is to a large increase in demand, production and employment. So initially क्या हो रहा था? बहुत सारा वॉर रिलेटेड गुड्स दे वर प्रोड्यूसिंग, राइट, स्टफ दे वर प्रोड्यूसिंग. सो पहले तो क्या हो रहा था? डिमांड, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट सब कुछ हाई जा रहा था. बट वीट प्रोडक्शन भी क्या हो रहा था? जब ब्रिटेन वॉज बिजी इन दी वॉर, तो क्या किया? कैनेडा, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, they took advantage of it and they expanded dramatically their agricultural produce, and thus the agriculture got declined in Eastern Europe because of World War I. But after the war, production in Eastern Europe उन्होंने वापस से revive किया. They revived and created a glut in wheat output. Glut means भरमार कर दी उन्होंने, एग्रीकल्चर को इतना प्रोड्यूस किया दैट wheat products की भरमार हो गई, wheat की. तो अब जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी, मार्केट में बहुत ज़्यादा होगी, तो उसके प्राइसेस क्या होंगे? कम होंगे ना, राइट? जब कोई चीज़ कम होती है तो प्राइस क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं.
और कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, राइट। पेट्रोल की कमी है तो पेट्रोल क्या है, बहुत महंगा है ना, हम क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं। सो अब जब when the grain price, when the lot of grain was available, the grain prices fell, grain के prices क्या हो गए, कम हो गए। Rural incomes declined, जो those farmers who were producing this grains and all, wheat and all, their income got declined, क्योंकि वो जो सेल करेंगे उनको उतना प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा, so their income got declined and farmers fell deeper into debt, और farmers को भी क्या, किसके कर्ज के बोझ तले सारे farmers दब गए। Okay, so this was about the post-war era. Now you must be wondering how come United States become an international creditor? भाई वो भी तो ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस लेकर ही बैठे थे ना कुछ टाइम पहले ही, है ना। सो अमेरिका ने क्या दिमाग लगाया, उन्होंने मास प्रोडक्शन और मास कंजम्पशन का आइडिया इस्तेमाल करके अपनी इकोनॉमी को रिवाइव किया। सो वी विल बी रीडिंग अबाउट राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। So one important feature of the US economy of 1920 was mass production. Okay, कुछ ऐसा ही चाइना ने भी किया था। हम जब भी मार्केट में देखते हैं चाइनीज गुड्स हमको कहाँ कैसे रेट्स पे मिलते हैं, कम रेट्स पे मिलते हैं ना। इसी को ध्यान में रखते हुए इफ़ यू आर फॉलोइंग द न्यूज़पेपर यू मस्ट हैव सीन, अभी आई थिंक लास्ट वीक ही न्यूज़पेपर में आया ऑल्सो सॉ कि अब 11,000 से कम वाले जो चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन है वो इंडिया के मार्केट में नहीं बिक पाएंगे। क्यों किया ऐसा इंडिया की गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने? क्योंकि चाइना के जो फ़ोन या जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे बहुत सस्ते में अवेलेबल होते हैं हमें इंडिया के मार्केट में, क्योंकि चाइना में क्या है, लेबर बहुत सस्ती है। क्या करते हैं वो, मास प्रोडक्शन करते हैं और लेबर्स को वेजेस कम देते हैं। हम आपने कई बार आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि वहाँ पे जो लेबर्स हैं उनसे बहुत घंटों तक काम कराया जाता है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, मास लेवल पे प्रोडक्शन कराते हैं, लेबर्स को देते हैं पैसा कम, तो उससे क्या होता है, ये अपने सामान को सस्ता बेच पाते हैं ना इंटरनेशनल मार्केट्स में, तभी तो इनकी इकोनॉमी अच्छी चल रही है, तभी तो चाइना जो है वो सबको इतने सारे लोन बांट पा रहा है एशियन कंट्रीज़ को, है ना। अभी श्रीलंका की हालत देखी होगी ना आप लोगों ने। सो व्हाट इज़ हैपनिंग दैट अभी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बोला कि 11,000 से कम रेट का चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन नहीं बिकेगा मार्केट में। इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ के जो कंपनीज़ है, जैसे माइक्रोमैक्स इंडियन कंपनी है, तो जितने भी इंडियन कंपनीज़ के मोबाइल फ़ोन्स हैं वो क्या करेंगे, इससे उनको फ़ायदा होगा ना कि अगर 11 से कम के अगर वो फ़ोन लोगों को मिल जाएंगे तो लोग फिर इंडियन मोबाइल फ़ोन खरीदेंगे, राइट। सो ऐसा ही कुछ जैसे चाइना ने मास प्रोडक्शन किया, सेम थिंग अमेरिका हैज़ डन इन early in 1920s only. They have started mass production. So a well-known pioneer of mass production was the car manufacturer Henry Ford. Okay, Ford की cars you all know, Ford की cars आप सबने देखी होंगी। So the किसने एस्टेब्लिश किया उसको, हेनरी फोर्ड ने, हु वाज द कार मैन्युफैक्चरर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। यू कैन सी इन द पिक्चर द लेबर्स दे आर असेंबलिंग द कार। ओके, सो इन्होंने क्या आइडिया लगाया, assembly line method they have introduced. Okay, so assembly line method was introduced by Henry Ford, who was the founder of Ford cars. Okay, so the method introduced by Henry Ford soon spread to the United States and were also copied in Europe in the 1920s. Later on it was copied in the entire Europe in the 1920s. Okay, so what was assembly line method? See, earlier what used to happen, so for example let's say Coca-Cola which was very popular during the World War, है ना। एक तरीके का Coca-Cola कैसे बना था अगर कभी आपने पढ़ा उसके बारे में, तो एक तरीके का एनर्जी ड्रिंक बोलते थे Coca-Cola को उस टाइम पे, कि जितने भी सोल्जर्स वॉर लड़ने जा रहे हैं उनको बीच बीच में एनर्जी की ज़रूरत होती थी तो Coca-Cola पी लो, राइट। सो Coca-Cola इस तरीके से इन्वेंट हुई थी इनिशियली जब आई थी मार्केट में। तो फॉर एग्जाम्पल Coca-Cola की कोई फैक्ट्री लगी हुई है, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि Coca-Cola की फैक्ट्री में एक आदमी क्या कर रहा है, बॉटल बना रहा है, दूसरा आदमी उसमें क्या कर रहा है, बॉटल के अंदर Coca-Cola फिल कर रहा है, तीसरा आदमी उस बॉटल के ऊपर क्या कर रहा है, कैप लगा रहा है ना, चौथा आदमी उसको आगे पैकेजिंग के लिए भेज रहा है, राइट। सो दिस वॉज असेंबली लाइन मेथड। तो पहले क्या होता था कि एक ही लेबर जो था वो ये सारे काम अकेला करता था, बॉटल भी वही बना रहा है, उसमें Coca-Cola भी वही भर रहा है, कैप भी वही लगा रहा है, आगे भी वही रख रहा है ना। सो दिस वॉज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, राइट, एंड वॉज डिफिकल्ट ऑल्सो फॉर द लेबर। और एक ही आदमी अगर ये सारे काम करेगा तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और बहुत थक भी जाएगा वो। तो इन्होंने क्या किया, एक असेंबली लाइन मेथड निकाला, लेबर्स को लाइन में बिठा दिया कि एक लेबर क्या करेगा, बॉटल बनाएगा, दूसरा उसमें Coca-Cola फिल करेगा, तीसरा कैप लगाएगा, है ना।
नाउ इससे क्या हुआ, काम जल्दी हो रहा था, लेबर्स को भी अपना काम करने में मजा आ रहा था और उनको फिर आदत भी हो रही थी। एक ही काम को अगर आप रोज करोगे तो यू विल बी यू विल बी एक्सपीरियंस्ड एंड द वर्क बिकम्स ईजी फॉर यू, राइट। आदत हो जाती है आपको, एक्सपीरियंस हो जाता है। Also earlier, like earlier नहीं, every time it happens, no, these workers used to take break in between, ठीक है। Now let's say this worker has taken a break, तो क्या होगा, chain will be broken। इसने बॉटल बना दी, इसने अगर कोक इसमें फिल ही नहीं करी तो आगे वाला कैप कैसे लगाएगा। सो ये ब्रेक्स लेना भी इन्होंने बंद कर दिया, राइट। तो इससे क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। एक तो वर्कर्स को इस काम करने की आदत पड़ गई तो वो जल्दी जल्दी कर पा रहे थे, दे वर ऑल्सो एंजॉइंग देयर वर्क। ऑल्सो हेनरी फोर्ड हैज डबल्ड देयर वेजेस, ठीक है। तो पहले अगर किसी को एक दिन का $4 सैलरी मिल रहा था तो इन्होंने क्या कर दिया, उसको $8 कर दिया, ठीक है। तो इससे प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हुई और मास लेवल पे प्रोडक्शन होने लग गया। मतलब जहां पर पहले एक दिन में लेट्स से 100 कोक की बॉटल्स रेडी हो रही थी, अब कितनी होने लग गई, 500 होने लग गई। सो जब बहुत सारा मास प्रोडक्शन होगा और फिर वो आगे लो प्राइसेस में जाएगा, राइट। और इधर वर्कर्स भी खुश हैं, आगे मास प्रोडक्शन से मास कंजम्पशन हो रहा है तो प्रॉफिट भी हो रहा है कंपनी को, राइट। सो दिस वॉज द असेंबली लाइन मेथड विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय हेनरी फोर्ड, ओके। एंड इनका फर्स्ट जो मास प्रोड्यूस प्रोडक्ट था वो क्या था, द टी मॉडल फोर्ड कार, ओके, विच यू कैन सी हियर, दैट वाज द फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड कार, ओके। Now, the housing and consumers boom in the 1920 created the basis of US prosperity. Housing और consumers boom, what was that? Now people were able to make money, right? So वो क्या करेंगे, घर भी खरीदेंगे खुद के लिए और अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड भी खुद के लिए अफोर्ड कर पाएंगे, राइट। सो US became prosper. Mass production से क्या हुआ, the cost became less. So mass production lowered costs and prices of engineered goods, okay. And there was an increase in the purchase of refrigerators, washing machines, radios, gramophone players, all through a system of hire purchase. They have also introduced a new system of hire purchase which is also known as EMI, which is easy monthly installment, जो हम आज भी देखते हैं ना EMI। अब तो हर चीज EMI पे मिल रही है। I was browsing on internet, I went to Amazon and I found a shirt of 500 rupees which was available for EMI. Now can you imagine, 500 का शर्ट भी EMI पे अवेलेबल है आजकल। सो यू सी, आज के टाइम पे जब इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए EMI हो रहा है तो उस टाइम पे अगर आप EMI पे ये चीज़ें दोगे तो लोग तो खरीदेंगे ही ना। अगर एक फ्रिज उस टाइम पे लेट्स से $500 का है, ठीक है। अब अगर आपने उसी को $10 अ मंथ देना शुरू कर दिया तो इट बिकम, लोग तो सोचेंगे ना कि ठीक है $10 फॉर अ मंथ वी कैन अफोर्ड, राइट। सो ये जो EMI का सिस्टम था वो सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया, ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट का। तो इससे क्या हुआ, एक तो कॉस्ट कम है, मास प्रोडक्शन हो रहा है तो, और इन जब चीज़ों की कॉस्ट कम है और EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल, तो डेफिनेटली लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी इंप्रूव होगी ना। सो दिस वे द इकोनॉमी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स improved. Then large investments in housing and household goods seemed to create a cycle of higher employment and incomes. So लोगों ने बहुत सारा हाउसिंग में और बहुत सारे सामानों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि मास प्रोडक्शन हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, लोगों को जॉब भी मिल रहे हैं, लोगों के इनकम भी बढ़ रहे हैं। Rising consumption demand and more investment and yet more employment and incomes, right? तो कंजम्पशन की जब डिमांड भी ज़्यादा है तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा तो एक तो कॉस्ट कम है, लोगों को जॉब्स भी मिल रहे हैं, लोगों के पास अच्छी खासे पैसे भी आ रहे हैं, तो आराम से एवरीबडी इज़ हैप्पी, राइट। सो इससे क्या हुआ, इकोनॉमी इम्प्रूव हुई। लेकिन जब किसी चीज़ का ग्राफ ऊपर जाता है ना तो डेफिनेटली चिल्ड्रन वो एक बार नीचे भी आता है। वही चीज़ अमेरिका के साथ हुई। Markets crashed in 1929 and led to the failure of banks and the crisis affected other countries. यूनाइटेड स्टेट्स का जो मार्केट था, जैसे हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट होता है, वो क्रैश हो गया। कब हुआ, 1929 में। अब इससे क्या हुआ, देयर वॉज अ फेलियर ऑफ बैंक्स। सी, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी कहाँ से डिसाइड करते हैं हम, उसके बैंक से। तो यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग क्या, क्योंकि उनका बैंकिंग सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो बैंक उनके बहुत स्ट्रॉन्ग है और अगर बैंक ही फेल हो जाएगा ना तो फिर इकोनॉमी का फेल होना तो निश्चित है। सो अब जब यूनाइटेड स्टेट्स में क्राइसिस आ गया, यूनाइटेड स्टेट्स सबको लोन बांट के बैठा था, तो इससे क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट बाकी कंट्रीज पे डेफिनेटली पड़ेगा। सो दिस क्राइसिस हैज अफेक्टेड अदर कंट्रीज ऑल्सो
इफ यू रिमेंबर यूनाइटेड स्टेट्स टोल्ड जर्मनी ऑल्सो कि भाई मेरा वॉल स्ट्रीट क्रैश हो गया एक्सचेंज, तो तुम मुझे अपना जो लोन मैंने दिया था वो वापस दो. वी हैव रेड इट लास्ट ईयर इन नाजिज्म चैप्टर, है ना. So by 1933 over 4,000 banks closed, and between 1929 and 32 about 1,10,000 companies collapsed. Okay, so now the economy is destroyed, खराब हो गया सब, है ना.